नमस्कार कक्षा 9वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम गद्य भाग में से बचेंद्री पाल द्वारा रचित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर चर्चा करेंगे। बचेंद्री पाल को तो आप सब जानते ही होंगे। वो भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर विजय हासिल की थी। उन्हें पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और पिछले साल ही पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये जो पाठ आप पढ़ने वाले हैं, इसमें उन्होंने पूरी यात्रा का रोमांचक और विस्तृत विवरण दिया है, जिसको पढ़ते समय ऐसा लगता है मानो हम भी बचेंद्री पाल से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हों। चलिए पाठ की ओर चलते हैं, इस रोमांच का अनुभव करते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। अभी तक हमने पढ़ा कि बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की तैयारी कर रही थी। उनके अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर थे। जब बचेंद्री बेस कैंप में थी तो तेंजिंग वहां पर सबसे मिलने आए थे। उन्होंने बचेंद्री को देखकर कहा था कि उन्हें पक्का विश्वास था कि बचेंद्री एक ही बार में एवरेस्ट पर चढ़ पाएंगी। काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कई मृत्यु की खबरें आईं, लेकिन बचेंद्री विचलित नहीं हुई। कैंप 3 में जब वो थे तब एक बर्फ का टुकड़ा, हिमपुंज यानी बहुत बड़ा टुकड़ा बचेंद्री के कैंप पर आ गिरा। बचेंद्री उसमें धंस गई थी, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। इस पर भी बचेंद्री डरी नहीं। एवरेस्ट पर चढ़ने का शौक, एवरेस्ट के प्रति जो आकर्षण था वो बिल्कुल कम नहीं हुआ और वो जरूर एवरेस्ट की ओर अग्रसर होना चाहती थी। अब अगला भाग देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। पाठ का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा और लेखिका हैं बचेंद्री पाल। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपने महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। की, जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। बचेंद्री पाल अब बताते हैं कि वो साउथ कोल कैंप पहुंच गई। ये कैंप 4 था और अगले दिन उनको शिखर कैंप पर चढ़ना था, इसलिए उसकी तैयारी शुरू कर दी। खाना, कुकिंग गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह इकट्ठे किए। दोपहर को जब चाय बना रही थी तो बिस्सा आया। की, जय और मीनू अभी तक नहीं पहुंचे थे। बचेंद्री को चिंता हुई क्योंकि उन्हें अगले दिन इन तीनों के साथ ही चढ़ाई करनी थी। वो धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि बहुत सारा बोझ लेकर आ रहे थे और वो बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। और बिना ऑक्सीजन के चलते हुए यानी चढ़ाई करते समय अगर ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग ना किया जाए तो चढ़ाई धीमी पड़ जाती है, क्योंकि ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ती है ऊपर चढ़ने के लिए। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। कृतज्ञता पूर्वक का अर्थ है उपकार मानते हुए। बचेंद्री पाल साउथ कोल कैंप पहुंच गई थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने बाकी साथियों की भी मदद करेंगी, इसलिए वे अपने कैंप से बाहर निकली। थर्मस को जूस से भरने और एक थर्मस को गर्म चाय से भरने के लिए भी उन्हें नीचे जाना था। बर्फीली हवा चल रही थी, फिर भी उन्होंने तंबू से बाहर कदम रखा और जैसे ही वो कैंप क्षेत्र के बाहर आई, उनकी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी भी कुछ पीछे थे। की उन्हें नहीं मिला, लेकिन जय
जेनेवा स्पेर की चोटी के ठीक नीचे मिल गया। उसने चाय पी, लेकिन उसे आगे जाने से रोकने की कोशिश की क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही थी और की अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। बचेंद्री पाल को की से भी मिलना था, इसलिए उन्होंने जय की बात नहीं मानी और नीचे आई और की से मुलाकात हुई। की बचेंद्री पाल को देखकर आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि मौसम इतना खराब था, इतनी ठंड थी, फिर भी उनकी मदद करने के लिए बचेंद्री पाल अपने कैंप से बाहर आ गई थी। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। दृढ़ता पूर्वक का अर्थ है अटल रहकर, यानी विद फर्मनेस। जब बचेंद्री पाल चाय और जूस लेकर अपने कैंप से बाहर निकली तो की ने उनसे पूछा कि उसने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया, यानी ऊपर से नीचे आने का जो रास्ता था खतरे से भरा था, तो वो नीचे क्यों आई? लेकिन बचेंद्री पाल ने जवाब दिया कि वह भी दूसरों की तरह एक पर्वतारोही थी, यानी पर्वत पर चढ़ने वाली थी, और इसलिए वो उसका हक बनता था कि वो सब अभियान दल के सब लोगों की मदद करे, और इसलिए वो ऊपर से नीचे तक उनके लिए चाय और जूस लेकर आई थी। कि यह सुनकर हंसा और उसने अपनी प्यास बुझाई, लेकिन जिस किट को वो उठाकर लाया था उस किट को बचेंद्री के हाथ उसने नहीं सौंपा, खुद उठाकर ऊपर ले गया। और थोड़ी देर बाद लाटू और बिस्सा भी नीचे आए और सब मिलकर साउथ कोल पहुंचे, और जैसे भी सुरक्षा थी और जितनी भी आराम की जगह थी वो सब उसी में आराम से बैठे। साउथ कोल पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि यह सबसे ज्यादा ठंडा माना जाता है। यहाँ की बर्फीली हवाएं बाकी जगह से सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती हैं। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। पहले प्रयास का अर्थ समझ ले। प्रयास का अर्थ है कोशिश। अब अगले दिन सुबह 4 बजे बचेंद्री पाल उठ गईं। उस दिन उन्हें एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़नी थी। उन्होंने बर्फ पिघलाया, वहां पर चारों तरफ बर्फ होती है तो बर्फ उन्होंने पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया। यहाँ पर नाश्ता इसलिए किया क्योंकि उन्हें एनर्जी की जरूरत थी, चढ़ाई चढ़नी थी, और हल्का इसलिए क्योंकि अगर ज्यादा नाश्ता कर लें या भारी नाश्ता कर लें तो चढ़ने में तकलीफ होगी। और 5:30 बजे वो अपने तंबू से बाहर आई और अंगदोरजी बाहर खड़ा था। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही चढ़ाई करने वाला था, यानी बचेंद्री पाल के पास ऑक्सीजन सिलेंडर था, वो ऑक्सीजन सिलेंडर की सहायता से चढ़ाई करने वाली थी, कर रही थी, और अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई कर रहे थे, और इसके कारण उनके पैर बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाते थे। वो ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में नहीं रह सकते थे और रात को शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि शिखर कैंप में रात को अगर रहना हो तो बहुत ठंड होती है और बिना ऑक्सीजन के वहां पर रहना कठिन होता है। वो वापस आ जाना चाहते थे नीचे साउथ कोल यानी कैंप 4। उनके सामने दो विकल्प थे, या तो वो उसी दिन शिखर तक पहुंचकर वापस साउथ कोल आ जाएं, या अगर नहीं पहुंच पाए, समय बीत जाए और पहुंच नहीं पाए, तो वे रात को शिखर कैंप पर नहीं रुक सकते थे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उन्हें अपनी कोशिश को बीच में ही छोड़ना पड़ेगा। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी।
एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। चलिए पहले शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। श्रम साध्य का अर्थ है कष्ट साध्य यानी स्ट्रेनुअस। क्षमता का अर्थ है योग्यता, एबिलिटी। कर्मठता यानी कर्म के प्रति निष्ठा, अटैचमेंट टू वर्क। और आश्वस्त यानी संदेह रहित, कन्विंस्ड। अब जब बचेंद्री पाल अपने तंबू से बाहर निकली, अंगदोर्जी को देखा तो अंगदोर्जी तुरंत ही चढ़ाई करना चाहते थे। अंगदोर्जी ने बचेंद्री से पूछा कि क्या उनके साथ जाना चाहेंगी। एक दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना थोड़ा कठिन काम था और पहली बार चढ़ रही थी बचेंद्री पाल, तो उनके लिए ये कष्टदायी भी होगा। और अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ रहे थे। बीच में अगर उनके पैर ठंडे पड़ गए तो दोनों को वापस भी आना पड़ सकता था। फिर भी बचेंद्री पाल ने मना नहीं किया। उन्हें अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ साथ उन्हें पता था कि वे एक अच्छे आरोही हैं। उनकी योग्यता पर, काम के प्रति निष्ठा पर कोई संदेह नहीं था। इसलिए बचेंद्री पाल उनके साथ चलने के लिए तैयार हुई। लेकिन इस समय सुबह सवेरे इस समय उनके साथ चढ़ने के लिए और कोई तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। आरोही उपस्कर यानी पर्वतारोहण के लिए आवश्यक सामग्री, मतलब इक्विपमेंट फॉर माउंटेनियरिंग। अब सुबह 6:20 पर अंगदोर्जी और बचेंद्री साउथ पोल से बाहर आ गए। दिन काफी चढ़ आया था, सूरज की रोशनी पड़ रही थी, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी। क्योंकि ये आरोही उपस्कर में थी तो बचेंद्री काफी सुरक्षित और गर्म महसूस कर रही थी। दोनों ने बिना रस्सी के ही चढ़ाई की। वास्तव में क्या होता है, एक रस्सी ले ली जाती है और उसे पकड़कर आरोहण किया जाता है, यानी पर्वत पर चढ़ा जाता है। लेकिन दोनों ने रस्सी नहीं ली। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से, मतलब एक सामान्य स्पीड से, एक स्पीड पकड़ ली थी उन्होंने, उसी स्पीड से वो ऊपर चढ़ते गए और बचेंद्री पाल भी उनके साथ साथ उसी स्पीड से, उसी गति से ऊपर चढ़ती गई। उन्हें अंगदोर्जी के साथ चढ़ने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थीं मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सकें। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूं। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। सख्त का अर्थ है कठोर और भुरभुरी का अर्थ है चूरा चूरा टूटने वाली। बचेंद्री पाल और अंगदोर्जी शिखर की ओर चढ़ाई कर रहे थे और चारों तरफ बर्फ जमा हुआ था। कहती हैं कि जिस चट्टान पर वो चढ़ रहे थे वो इतनी ढलाऊ थी, यानी एक गलत कदम और वो सीधा नीचे गिर सकते थे। पूरी ढली हुई चट्टानें थी और उन पर बर्फ ऐसी जमी हुई थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। शीशे की चादरें, शीशे पर पैर रखने से फिसलन भी हो सकती थी, तो एक गलत कदम से बचेंद्री पाल फिसल कर गिर भी सकती थी। वहां की बर्फ सख्त भी थी, भुरभुरी भी थी, यानी चढ़ना बहुत खतरनाक था। उन्हें बर्फ को काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि बर्फ टूट जाए और वो ऊपर चढ़ पाए।
और ये सारी जगह बहुत खतरनाक थी और बहुत सोच समझ कर ही कदम उठाया जा सकता था। 2 घंटे से कम समय में ही दोनों शिखर कैंप पहुंच गए। अंगदोर जी ने बचेंद्री से पूछा कि क्या वो थक गई हैं। उन्होंने ना में जवाब दिया, जिसे सुनकर अंगदोर जी को आश्चर्य भी हुआ लेकिन बहुत खुश भी हुए। उन्होंने बताया कि उनसे पहले जो दल आया था, शिखर कैंप पर पहुंचने में उन्होंने 4 घंटे लगाए थे, जबकि अंगदोर जी और बचेंद्री ने सिर्फ 2 घंटे लगाए थे। अंगदोर जी का मानना था कि इसी गति से चलते रहे तो दोपहर को 1 बजे तक वो शिखर पर पहुंच जाएंगे। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे, वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। चलिए अब आगे समझते हैं। अंगदोर जी और बचेंद्री साथ में एवरेस्ट पर चढ़ रहे थे और जब वे दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे, तब लाटू भी पीछे पीछे वहां तक पहुंच गया। सबने थोड़ी थोड़ी चाय पी और उसके बाद फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। लाटू के पास एक नायलॉन की रस्सी थी, इसलिए अंगदोर जी और बचेंद्री उस रस्सी के सहारे चढ़ने लगे। लाटू ने भी रस्सी पकड़ी हुई थी, लेकिन बीच में पकड़कर चला। वास्तव में अपनी सुरक्षा के बदले वो संतुलन के लिए रस्सी पकड़े हुए था। एक कोने में बचेंद्र ने रस्सी पकड़ी हुई थी और दूसरे कोने में अंगदोर जी ने, और बीच में लाटू ने एक संतुलन के लिए रस्सी पकड़ी हुई थी। लाटू ने देखा कि बचेंद्री पाल इस चढ़ाई पर 4 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत थी, प्रति मिनट 4 लीटर ऑक्सीजन, लेकिन बचेंद्री प्रति मिनट 2.5 लीटर ऑक्सीजन की मात्रा को लेकर चढ़ रही थी। लाटू ने रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी, 2.5 से उसे 4 लीटर कर दिया। तब बचेंद्री पाल को थोड़ा आराम महसूस हुआ, यानी उन्हें अब चढ़ना आसान लग रहा था, क्योंकि अब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी गई थी। जितनी चाहिए थी उसे वो कम में चढ़ रही थी। अब ठीक मात्रा थी, ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ठीक हो गई थी, इसलिए अब चढ़ाई में उन्हें कम कठिनाई नजर आ रही थी, वो आराम से चढ़ पा रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। बचेंद्री पाल निश्चित गति से शिखर की ओर बढ़ रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बहुत ज्यादा थी और भुरभुरे बर्फ के कण चारों तरफ उड़ रहे थे, जिसके कारण दृश्यता शून्य तक थी, यानी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विजिबिलिटी 0 थी और कई बार तो चढ़ते समय ऐसा लग रहा था मानो अगले पल वो नीचे गिर जाएंगी, क्योंकि चढ़ाई ना होकर एकदम सीधा ढलान था वहां पर। बचेंद्री पाल की सांस मानो रुकी हुई थी। उनको विचार आया कि सफलता बहुत नजदीक थी, शिखर से बस कुछ दूर पर थी। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर बचेंद्री एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी और एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली वो प्रथम भारतीय महिला थी। यह उनके लिए गर्व की बात थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी,
बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथा के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। चलिए समझते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके, क्योंकि चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। इसलिए सबसे पहले उन दोनों को अपने आप को सुरक्षित करना था और इसलिए बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई करके जगह को समतल कर लिया गया और दोनों को स्थिर किया गया। यानी अपने आप को दोनों ने पहले स्थिर कर लिया, अपने आप को सुरक्षित कर लिया और उसके बाद बचेंद्री पाल ने घुटनों पर झुककर सागर माथा यानी एवरेस्ट के ताज का चुंबन लिया और फिर अपने थैले में से दुर्गा माँ का चित्र निकाला, हनुमान चालीसा निकाला और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इतने बड़े कार्य में उन्हें सफलता दी थी। धन्यवाद देकर वहां पर एक छोटी सी पूजा की और फिर इस आनंद के क्षण में यानी इस खुशी के पल में उन्हें अपने माता पिता की याद आई, क्योंकि माता पिता के प्रोत्साहन की वजह से ही वो आज इस मुकाम तक पहुंच पाई थी। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोरजी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। रज्जू का अर्थ होता है रस्सी। बचेंद्री पाल पूजा अर्चना करके उठी तो उन्होंने अंगदोरजी के प्रति आदर भाव दिखाया, हाथ जोड़े, उन्हें धन्यवाद दिया। रज्जू नेता कहा गया है उन्हें क्योंकि रज्जू का अर्थ है रस्सी और अंगदोरजी ने एक नेता की तरह रस्सी को आगे से पकड़ा हुआ था और बचेंद्री को प्रोत्साहित करते हुए लक्ष्य तक पहुंचाया था। बचेंद्री पाल ने भी बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर अंगदोरजी को बधाई दी। अंगदोरजी ने बचेंद्री के कानों में कहा कि उन्होंने बहुत अच्छी चढ़ाई की थी और वे बचेंद्री से बहुत खुश थे। कुछ देर में सोनम पुलजर वहां पहुंचे और उन्होंने बचेंद्री, अंगदोरजी और लाटू के फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। चलिए अब इस पाठ के आखिरी गद्यांश की ओर चलते हैं। अनूठी यानी यूनिक और उपलब्धि का मतलब होता है अचीवमेंट। अब जब तक फोटो खींचे जा रहे थे तब तक लाटू ने कर्नल खुल्लर को सूचना दे दी थी कि ये चारों एवरेस्ट पर पहुंच चुके थे। बचेंद्री, अंगदोरजी, लाटू और सोनम पुलजर चारों एवरेस्ट पर पहुंच चुके थे। ये सूचना कर्नल खुल्लर तक पहुंच गई थी। बचेंद्री के हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर ने उनसे बात की और उन्हें सफलता पर बधाई दी और उन्होंने कहा कि इस सफलता पर, इस उपलब्धि पर वो बचेंद्री के माता पिता को बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि माता पिता के प्रोत्साहन के बगैर कुछ भी संभव नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि जब बचेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़कर आई थी, जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की थी तब वो एक साधारण पर्वतारोही थी, लेकिन जब वो वापस जाएंगी तो पूरी दुनिया उनके नाम को जानेगी। वे प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट शिखर को हासिल किया था। छात्रों, इस महत्वपूर्ण बात को समझ लीजिए कि शिखर तक पहुंचने के लिए 6 कैंप लगाए जाते हैं। बेस कैंप, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 या साउथ कोल और शिखर कैंप। कुछ संभावित प्रश्न देख लेते हैं।
साउथ कोल पहुंचते ही बचेंद्री पाल ने क्या किया? अंगदोरजी के साथ शिखर पर चढ़ने में क्या जोखिम था? साउथ कोल से शिखर तक की चढ़ाई का विवरण दीजिए। इस चढ़ाई में लाटू ने बचेंद्री की मदद किस किस प्रकार से की? शिखर पर पहुंचते ही बचेंद्री ने क्या किया? कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री को वॉकी टॉकी द्वारा क्या कहा? छात्रों, इस पाठ को विस्तृत रूप से समझा चुकी हूं। फिर भी कोई शंका, कोई संदेह हो तो जरूर पूछिएगा। अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।